नमस्कार। आज हम भारत के संवैधानिक इतिहास के एक सबसे बड़े टकराव की कहानी में उतरने वाले हैं। एक तरफ थे लोगों के वो अधिकार जिन्हें कोई छीन नहीं सकता, और दूसरी तरफ थी संसद की वो ताकत जो संविधान तक को बदल सकती थी। सोचिए, ये कितना जबरदस्त टकराव रहा होगा। ये सवाल सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका जवाब बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। और यही वो सवाल था जो एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई की वजह बना। एक ऐसी लड़ाई जिसने भारत के लोकतंत्र की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी में हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरू करेंगे एक संवैधानिक दुविधा से, फिर जानेंगे उस परिवार के संघर्ष के बारे में जिसने इस पूरे मुद्दे को देश के सामने ला खड़ा किया। इसके बाद हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का वो लैंडमार्क फैसला, फिर संसद ने उसका जवाब कैसे दिया, और आखिर में समझेंगे उस सिद्धांत को जिसने शक्ति का एक नया संतुलन बनाया। असल में हमारे भारतीय संविधान के अंदर ही एक तनाव छिपा हुआ था। ये दो बहुत शक्तिशाली आर्टिकल्स के बीच की एक टक्कर थी, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी लड़ाई का मैदान तैयार करने वाली थी। तो दुविधा देखिए क्या है। एक तरफ है आर्टिकल 368 जो संसद को एक तलवार देता है, संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की अपार शक्ति, और दूसरी तरफ है आर्टिकल 13 जो मौलिक अधिकारों के लिए एक ढाल का काम करता है। ये कहता है कि ऐसा कोई भी कानून जो इन अधिकारों को कम करे या छीने वो अवैध होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हुआ, क्या संविधान में किया गया कोई बदलाव आर्टिकल 13 के हिसाब से एक कानून माना जाएगा? अब ये जो कानूनी बहस थी ना, ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही। ये एक असली कहानी में तब बदली जब एक परिवार ने अपने हक के लिए सरकार को चुनौती दी और इस सवाल को सीधा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर ले आए। कहानी शुरू होती है पंजाब से, गोलकनाथ परिवार के साथ। उनके पास एक बहुत बड़ा फार्म था जो पीढ़ियों से उनकी जायदाद था। और हम किसी छोटी मोटी जमीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरे 500 एकड़ की। ये सिर्फ जमीन नहीं थी, ये उनकी विरासत थी, उनकी रोजी रोटी थी। लेकिन फिर 1953 में पंजाब सरकार एक भूमि सुधार कानून लेकर आई। इस कानून के मुताबिक गोलकनाथ परिवार का हर सदस्य अपने पास सिर्फ 30 एकड़ जमीन रख सकता था। इसका सीधा मतलब था कि उनकी ज्यादातर जमीन को सरकार ने सरप्लस यानी अतिरिक्त घोषित कर दिया। तो गोलकनाथ परिवार इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया। उनकी दलीलें साफ थीं। ये कानून उनके संपत्ति रखने के मौलिक अधिकार, कोई भी पेशा चुनने के अधिकार और कानून के सामने बराबरी के अधिकार के खिलाफ है। और उन्होंने सीधे सीधे संविधान के 17वें संशोधन को ही चुनौती दे दी, जिसने पंजाब के इस कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची में डाल दिया था। और यहीं से मंच तैयार हुआ एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले का जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 1967 और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसने भारत में शक्ति के संतुलन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। अब गोलकनाथ का फैसला इतना अहम क्यों था? क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बिल्कुल अलग था। देखिए, 1951 के शंकरी प्रसाद केस में और फिर 1965 के सज्जन सिंह केस में कोर्ट ने हमेशा यही कहा था कि हाँ, संसद के पास मौलिक अधिकारों को भी बदलने की शक्ति है। इसलिए जब 1967 में कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर दोबारा सोचने का फैसला किया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और फिर आया वो ऐतिहासिक बयान। उस वक्त के चीफ जस्टिस सुब्बा राव ने बहुमत के फैसले में लिखा कि मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में एक दिव्य या अलौकिक स्थान दिया गया है और उन्हें संसद की पहुंच से बाहर रखा गया है। ये एक साफ और सीधी लक्ष्मण रेखा थी जो खींच दी गई थी। 6 के मुकाबले 5 जजों के इस बेहद करीबी बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसलों को पलट दिया। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि एक संवैधानिक संशोधन भी आर्टिकल 13 के तहत एक कानून ही है, और अगर वो मौलिक अधिकार छीनता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। लेकिन अब एक सवाल था कि अगर ऐसा है तो अब तक जो संशोधन हो चुके हैं उनका क्या होगा? देश में तो उथल पुथल मच जाएगी। यहाँ कोर्ट ने एक बहुत ही अनोखा और स्मार्ट कानूनी रास्ता निकाला, जिसे प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग कहते हैं। इसका मतलब था कि ये फैसला भविष्य पर लागू होगा, यानी जो पुराने संशोधन हो चुके थे वो तो ठीक हैं, वो बने रहेंगे, लेकिन इस फैसले के बाद से संसद मौलिक अधिकारों में कोई बदलाव नहीं कर पाएगी।
अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार और संसद में खलबली मच गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे अपनी शक्ति पर सीधा हमला माना और उन्होंने इसका जवाब देने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। जवाब आया 1971 में 24वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम के रूप में। इसका एक ही मकसद था, गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करना और संसद की शक्ति को फिर से स्थापित करना। संसद ने ये कैसे किया? उन्होंने 3 बड़े और ठोस कदम उठाए। पहला, उन्होंने आर्टिकल 13 में ही एक नया क्लॉज जोड़ दिया जिसमें साफ लिख दिया कि आर्टिकल 13 की बातें संवैधानिक संशोधनों पर लागू नहीं होंगी। दूसरा, आर्टिकल 368 को ही बदल दिया ताकि ये साफ हो जाए कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की शक्ति है। और तीसरा, ये भी तय कर दिया कि राष्ट्रपति को संशोधन बिल पर अपनी सहमति देनी ही होगी। संक्षेप में कहें तो संसद ने कानूनी तौर पर खुद को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऊपर कर लिया। इस टकराव ने एक और भी बड़ी लड़ाई को जन्म दे दिया। अब बात सिर्फ एक केस की नहीं थी, ये भारत के लोकतंत्र के भविष्य की लड़ाई बन चुकी थी। और इसी खींचतान से एक नया और स्थायी संवैधानिक सिद्धांत निकलकर सामने आया। तो जाहिर है 24वें संशोधन को भी फौरन अदालत में चुनौती दी गई और इससे शुरू हुआ भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसी केस ने गोलकनाथ मामले से शुरू हुई बहस को उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचाया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने बुनियादी संरचना का सिद्धांत पेश किया। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, लेकिन एक शर्त है, संसद संविधान की बुनियादी संरचना यानी उसकी आत्मा, उसकी नींव और जरूरी विशेषताओं को नष्ट या बदल नहीं सकती। तो फिर ये बुनियादी संरचना है क्या? देखिए, कोर्ट ने इसकी कोई पक्की लिस्ट तो नहीं दी, लेकिन समय समय पर कुछ उदाहरण दिए, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, सरकार का लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप, देश का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, शक्तियों का बंटवारा और देश का संघीय ढांचा। ये एक शानदार समाधान था जिसने संसद की शक्ति को भी माना, लेकिन उस पर एक बहुत जरूरी सीमा भी लगा दी। और अंत में ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक बदलते समाज के लिए संविधान का बदलना जरूरी है, तो फिर वो कौन सी मूल चीजें हैं, वो कौन से सिद्धांत हैं जिन्हें कभी नहीं बदलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए? ये वो सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।